गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। देखिए 19 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p ऑफ x y फ्रॉम द लाइंस x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 is always 10. Show that p must move on a line. देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक पॉइंट दे रखा है p ऑफ एक्स वाई। अब जब आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो किससे, लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 से, तो इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम है वो आपको दे रखा है 10 यूनिट। तो हमें ये प्रूव करना है ये जो पॉइंट है ये एक लाइन के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पर देखिए आपको PA प्लस PB जो है वो 10 दे रखा है, तो हमें ये प्रूव करना है ये जो P पॉइंट है ये एक लाइन के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन का। इन्होंने कहा आपको एक पॉइंट दे रखा है p ऑफ एक्स वाई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से जब हम ऐड करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो 10 आता है। क्लियर है। अब जरूरी थोड़ी ना ये p पॉइंट यहाँ हो, ये थोड़ा आगे पीछे भी तो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे p पॉइंट हो सकते हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से उनका सम क्या होगा, 10 यूनिट होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो गए। क्लियर है। अच्छा जब हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना है वो क्या करेंगे, लाइन फॉर्म करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन का मतलब है। अच्छा इसे प्रूव कैसे करोगे, आप क्या करिए जो कंडीशन आपको दी है उसे सॉल्व करिए, उससे देखिए x और y में एक रिलेशन निकलेगा। अब वो x और y का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम फाइंड आउट करके उस रिलेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। अब अगर मान लीजिए वहाँ पर x और y अगर दोनों की टर्म्स दे रखी हैं तो दोनों की हायर पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर है। अगर x की टर्म है y की टर्म नहीं है तब भी वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, y की टर्म है x की टर्म नहीं है तब भी वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर x और y दोनों की टर्म है और उनकी पावर क्या है, 1 है, तब भी वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मान लीजिए x की पावर 2 हो y की पावर 1 हो तो वो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो पैराबोला को उस केस में रिप्रेजेंट करेगा। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा अगर मान लीजिए x की पावर 2 है y की पावर 2 है तो उस केस में वो इलिप्स को भी कर सकता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो मगर नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दी है उसे सॉल्व करो, उससे x और y का रिलेशन आएगा। वो जो x और y का रिलेशन आएगा उसमें तो x की टर्म होगी, सिर्फ x और कॉन्स्टेंट टर्म होगी, या फिर y और कॉन्स्टेंट टर्म होगी, या फिर x और y अगर दोनों की टर्म होगी तो x और y दोनों की पावर क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। तो उस केस में वो जो इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए अब आप क्या करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए p का फ्रॉम दिस लाइन। सही। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x की जगह तो हम x1 रख देते हैं और y की जगह y1, c की जगह c रखते हैं अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस, अब pv कैसे निकालेंगे, इस x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 और c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 10। तो ये कितना आ गया बच्चों, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब आप मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। क्लियर है। तो उस केस में आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो सॉल्व कर कर आएगा 4 केस बनेंगे ना, एक में इसे प्लस इसे माइनस लेंगे, दूसरे में इसे माइनस इसे प्लस लेंगे, तीसरे में दोनों को प्लस लेंगे, फोर्थ में दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो ये 4 लाइन की इक्वेशन बनेगी और चारों में x और y दोनों की टर्म होगी और उसकी पावर क्या होगी 1 होगी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, √2 और √13 का एलसीएम क्या आएगा, √26। तो √13 की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और √2 को इधर ले जाओगे इक्वल टू 10। क्लियर है? अब इसको इधर ले जाइए आप, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ में, विच रिप्रेजेंट अ लाइन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए x और y दोनों की हायर पावर, दोनों की पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। देखिए इन्होंने कहा आपको 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक की इक्वेशन ये है और दूसरी की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। क्लियर है? अच्छा, 2 लाइन जब भी पैरेलल होती है जब उनके कोफिशिएंट ऑफ x और y क्या होते हैं, सेम होते हैं, या तो सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है और y का 6 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और y का 2 है, तो रेशियो निकाल दीजिए आप। सेम है ना, 3/1 और 3/1। क्लियर? तो इनकी रेशियो क्या आ रही है बच्चों, प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, पहले तो ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो इक्वेशन है उनको सेम बना लेंगे। सेम मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और y हमेशा हम क्या करेंगे, सेम बनाने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट कभी भी सेम नहीं होगा, अगर कांस्टेंट भी सेम हो जाएगा तो दोनों सेम ही लाइन हो जाएंगी ना। तो अब देखिए हम पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 9x, ये आएगा 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब आपको ये दोनों लाइंस दे रखी है, इनके पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब देखिए ऑब्वियस ही बात है, जो लाइन इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगी और इन दोनों के पैरेलल होगी वो हमेशा इनके बीच में कहीं आएगी, और उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, 9x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन। क्लियर है भाई? अगर 2 लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनके कोफिशिएंट ऑफ x और y हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पहले आप लिख लीजिएगा, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to these 2 lines and at a equal distance from these 2 lines is this much। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप d1 ले लीजिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d2 ले लीजिए। ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिए मैंने बच्चों, d1 इक्वल टू d2। अब देखिए 2 पैरेलल लाइंस के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का मॉडुलस। सही?
अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो ये आएगा C प्लस 7 और ये आ जाएगा कितना 81 और 36 रूट 117 और ये भी रूट 117 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, जब ये मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 2c कितना आ गया बच्चों 11, तो c आ गई 11/2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा, केस 2 टेकिंग नेगेटिव साइन, ये वैलिड नहीं होगा। c प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस, तो c से c कर दिया, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मैंने कहा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। अब एक रे ऑफ लाइट है वो पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर पड़ती है और पढ़कर क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है पॉइंट P से आ रही है। रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है मगर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका क्या होता है जीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नॉन जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा जीरो होगा। हाँ, ओरिजिन के केस में एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। अच्छा, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5,3। रिफ्लेक्टेड रे जो है मान लीजिए Q पॉइंट से पास होता है और वो है 5,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब हमें क्या करना है ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। सही। अब हमें ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। सही। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सही। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए tan ऑफ एंगल आई किसके बराबर होगा tan ऑफ एंगल आर के। अब देखिए, अब हमें एक फार्मूला याद है
कि अगर मान लीजिए दो लाइंस दे रखी है, उनमें से एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस। सही है। मान लीजिए दो लाइंस दे रखी है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? वो फॉर्मूला हम बच्चों यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, अब देखिए ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल है i, तो tan i कैसे निकालोगे आप? इसका स्लोप आप m2 मान लीजिए और इसका स्लोप m1 मान लीजिए, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। m2 क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? और m1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये तो आपको x एक्सिस दे रखा है, तो x एक्सिस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? 1/0 होगा। देखिए, अगर कोई लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो डेट मीन्स वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका जो स्लोप है वही होगा जो y एक्सिस का स्लोप होगा। एक लाइन आपको दे रखी है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 1/0, इसलिए उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 1/0 होगा। तो अब देखिए इसे निकालते हैं। मॉड ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? m2 माइनस m1। सही, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर? अब देखिए, अब इस केस में इसे हम इन दोनों के केस में इसे m1 ले लीजिए और इसे m2, तो इसके m2 का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिए इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। सही, तो आएगा 0 और ये आएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पर 0 इंटू 1 माइनस एक्स, ये इधर चला जाएगा 0 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर भी 0 इंटू 5 माइनस एक्स 0 क्लियर? अब देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए, मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। सही, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। केस टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो आएगा -3 + 3x = -10 + 2x। अब इसे इधर ले आइए, तो
तो x की वैल्यू आ गई -7। क्लियर है? तो देयरफॉर -7,0 इज द required point. अच्छा, अब देखें, अब हम सेकंड केस लेते हैं, नेगेटिव साइन वाला। टेकिंग नेगेटिव साइन। तो देखिए, तो ये आएगा 3 इधर चला जाएगा, -3 + 3x। अब ये -2 हो गया ना, तो कितना आ गया? -2 -10 हो गया। -2 को -5 से करेंगे 10 -2x। तो ये आ गया 5x = 13। तो x आ गया 13/5। तो देयरफॉर 13/5, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब देखिए, अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। 2 आंसर हमारे आए हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा से फिगर बनाता हूँ। रे ऑफ लाइट किस पॉइंट से आ रही थी, किस पॉइंट से पास हो रही थी, ये इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आ रही थी 1,2 से और पास हो रही है 5,3 से। तो देखिए 2 पॉइंट है, 13/5, 0, वो तो ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में ही लाई करेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू 2.6 है, तो वो इसके बीच में ही आएगी। तो ये आंसर तो आपका सही है। दूसरा आंसर है -7,0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो इनके बीच में x की वैल्यू -7 आ नहीं सकती है। x की वैल्यू -7 यहाँ कहीं आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लगा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स टू दिस लाइन इज b²। देखिए, इसमें लगा है आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है √a² - b², 0। सही, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस लाइन के ऊपर, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा -1 = 0 पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है -√a² - b², 0। सही। तो देखिए, इसमें लगे आपको ये एक लाइन दे रखी है, इसके ऊपर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों परपेंडिकुलर इसलिए प्रोडक्ट का
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और वो प्रूव करना है इन दोनों परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है वो एक बार पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है पी ऑफ x1 y1 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है इस लाइन से। तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, x की जगह तो हम x1 रखते हैं, y की जगह y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है, ये होता है फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले P1 कैसे करेंगे। यहाँ पे x की जगह x1 आ जाएगा और y की जगह y1, तो ये पूरी टर्म 0 होगी अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो P1 आ गया। अब आप निकालो P2। उसके लिए ये x1 है, x की जगह रख देंगे और ये y1 है, इसको यहाँ रख देंगे। सही, तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये फॉर्मूला बस आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, P1 निकाल लिया और P2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है और प्रूव करना है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए P1 को P2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्लियर है। अच्छा, इसमें से देखो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं बच्चों और वो माइनस मॉडल्स में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसे हम a मान ले पूरे को और ये b। सही, तो ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। ये मॉडल्स के साइन ने क्या किया, माइनस को खत्म कर दिया। तो अब a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है ना फॉर्मूला बच्चों। और नीचे रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर का टर्म क्या है, सेम है, तो रूट हट जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई बी का होल स्क्वायर। अब इसे देखिए हम सॉल्व कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर और माइनस, और ये यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर ऊपर लेके जाएंगे, ये आएगा बी स्क्वायर और बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर आना था, वो मैं कैलकुलेशन देख लूँगा, मैंने कहीं गड़बड़ की होगी। सही, तो अब आप क्या करिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही, और ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही, मॉडुलस का साइन है आगे, ये कितना आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को बाहर ले जाएंगे, तो मॉडुलस में माइनस का साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर आ जाएगी। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमने कहा अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द junction of two straight paths represented by these equations। देखिए इसमें मैंने कहा एक पर्सन है, वो इन दोनों पाथ के उन पाथ की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के जंक्शन पर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पर खड़ा हुआ है एंड वांट्स टू रीच द पाथ, और वो इस पाथ पर जाना चाहता है। उसकी इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस पाथ पर वो जाना चाहता है लीस्ट टाइम में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो। तो हमें क्या करना है, उस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए वो पर्सन जो है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खड़ा है, किस पॉइंट पर मान लीजिए, सही, और यहाँ पर उसको पहुँचना है जल्दी से जल्दी। तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटा रूट पकड़ेगा। छोटा रूट हमेशा ये होता है परपेंडिकुलर रूट होता है। कभी भी आपको पॉइंट और लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सही। तो हमें क्या करना है, इस पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पी क्यू। क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उससे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, सही। तो सबसे पहले देखिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों लाइंस का। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी और इसका सी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
ए बी एंड डी सी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये इधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो अब देखिए ऊपर तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से, फिर आगे 6x - 9y = -12 और ये 6x + 8y = 10। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, तो y आ गया 22/70। क्लियर? अच्छा अब देखिए v है 2x - 3y = -4, y की वैल्यू रख दीजिए 22/70, तो 2x - 66/70 = -4। तो 2x आ गया 17 एलसीएम -68 + 66, तो x आ गया -1/70। क्लियर? तो ये पॉइंट आ गया आपका -1/70, 22/70। तो देखिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लिया, सही। अब वो कहते हैं इस पॉइंट से उसको इस लाइन तक पहुंचना है छोटे से छोटे टाइम में, तो उसके लिए वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो करेगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इसका इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका पॉइंट तो आ गया जहाँ से पास होती है लाइन, अब इसका स्लोप हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये लाइन है EF, तो हम यह देखेंगे कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है इसके EF के, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ EF किसके बराबर होगा, -1 के। आप स्लोप ऑफ PQ देखिए क्या होगा, उसे हम m मान लेते हैं। स्लोप ऑफ EF क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गई n की वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हमें निकालना है, वो क्या होगा, y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो y1 कितना है 22/17, m कितना दे रखा है -7/6 और x1 कितना दे रखा है -1/70। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी पाथ की। क्लियर है? देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नंबर 23 में, वो मैं नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो उसमें मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा।